आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। इस तरह महाविकास आघाड़ी का दौर अब खत्म हुआ और शिंदे दौर का आगाज हो गया है। यानी सरकार बन गई, लेकिन एकनाथ शिंदे का अभी भी इम्तिहान बाकी है। कई चैलेंजेस हैं जिसका एकनाथ शिंदे को सामना करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शिवसेना को लेकर भी एक तकरार अभी बाकी है। एकनाथ शिंदे भी शिवसैनिक होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी शिवसैनिक होने का दावा करते हैं और असली शिवसेना के मालिक सरबराह अपने आप को मानते हैं। तो बहुत से टकराव के बीच में शिंदे की नई सरकार बनी है। क्या शिंदे इन चैलेंजेस को पार लगा पाएंगे? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त हाजी हलीम खान साहब शिवसेना लीडर हैं, डिबेट में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान श्वेता शालिनी जी हैं, जो कि तर्जुमान स्पोक्सपर्सन है बीजेपी की, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ एनसीपी लीडर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले श्वेता शालिनी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि एक बार महाराष्ट्र में फिर से कमल खिल चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस सरकार को लेकर? क्योंकि शरद पवार ने जो दावा किया है कि 6 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलने वाली है, मजबूत सरकार नहीं होगी। शालिनी जी, आज शरद पवार जी ने भी ये बात कही और कहीं ना कहीं संजय राउत जी ने भी इस बात को दोहराया। अब तो पूरे देश भर में ये बात पता चल चुकी है कि संजय राउत जी की किसी भी बात पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी हर बात गलत साबित हुई है और इसी तरीके से हमें पूर्ण विश्वास है कि ये बात भी गलत साबित होगी। और जैसे शरद पवार को इल्म भी नहीं हुआ और उनके इतने सारे लोग, उनके होम मिनिस्ट्री उनके पास थी और उनके महाविकास आघाड़ी के इतने सारे 50 लोग उठकर कहीं और चले गए, वैसे ही उनको इस बात का भी इल्म नहीं है कि 2.5 साल तक, अब अगले 2.5 साल तक बहुत ही मजबूत सरकार चलेगी और दोबारा जब चुन के आएगी तब। आज एकनाथ शिंदे जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये बात कही है कि 200 से ज्यादा सीटें वापस लेकर यही सरकार वापस आएगी। अब आपके प्रश्न पे दोबारा से आती हूँ। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पिछले 2.5 साल में यदि आप जो सरकार चल रही थी महाविनाश आघाड़ी की, उसको देखते तो उन्होंने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के विकास में रोड़ा बना के रखा था। किसी भी तरीके का कोई भी विकास नहीं हो रहा था, चाहे वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, मेट्रो देख लें, बुलेट ट्रेन देख लें, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लें। मराठवाड़ा में हर घर में जल पहुंचाने के लिए वाटर ग्रिड का प्रोग्राम, चाहे शेतकरी के पास, किसानों के घर में फसल बीमा की बात हो या उनको कोई भी जो पहुंचाना हो, जैसा कि उन्होंने कहा था कि 50,000 रुपए देंगे, हम सत्ता में आएंगे, तो कुछ तो दिया नहीं। और पेट्रोल की भी, डीजल की भी कीमत घटा नहीं रहे थे अन्य राज्यों के मुताबिक। तो आज यदि आप देखें तो ये जो सरकार, लेकिन वो सरकार, उस सरकार की तस्वीर कुछ और थी और ये जो सरकार है इसकी तस्वीर कुछ और है। शालिनी जी, इसे भी हमें जहन में रखना होगा और इसे भी समझना होगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर पवन पांडे साहब, एनसीपी नेशनल स्पोक्सपर्सन है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन पांडे साहब, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। हाजी हलीम खान साहब, आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं श्वेता शालिनी जी का, लेकिन मेरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से कमल खिल गया, रोक नहीं पाए आप लोग कमल खिलने से। जब हिंदुस्तान जानता है बीजेपी की राजनीति तोड़ मरोड़ की, तो उस पर क्या बात करना है। पर आपको बताना चाहिए, शालिनी जी बोल रहे 2.5 साल की सरकार, 2.5 साल की सरकार में 16 महीना कोविड का था। कोविड के अंदर, मैं ये नहीं बोलता मेरे मुख्यमंत्री का पक्ष लेके बात कर रहा हूँ, कोविड के अंदर जो 16 महीने जो उद्धव साहब ने काम किया, टॉप 5 हिंदुस्तान के अंदर सीएम के अंदर उनका नाम आया। तो ये काम नहीं था जो कोविड को संभाल के लिए
आप यूपी में देख लीजिए, लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं थी, जलाने के लिए जगह नहीं थी, गंगा में लाशें बहाई जा रही थी। वो आपका ये नहीं बोलेंगे जो योगी जी की बात कर रही। रही आप पेट्रोल और डीजल की बात, पेट्रोल और डीजल की बात मोदी जी को बोले जीएसटी के अंदर नहीं आएगा, जीएसटी के अंदर मोदी जी को बोलो पेट्रोल और डीजल को नहीं आए, अपने आप पता चलेगा। आप लोग की जो राजनीति है सिर्फ तोड़ मरोड़ की ऐसा है। आपको आने वाले वक्त में पता था 25 साल पहली बात तो 25 साल आपको पता था कभी महाविकास आघाड़ी लड़ेगी तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती, तो ये करे क्या? तो मराठी का मराठी से काट खेला गया, एकनाथ शिंदे को ईडी से सीआईडी से खरीदा गया। ये हर कोई जानता है। कभी इतना एमएलए सच्चे होते तो आज की बात बता रहा हूँ, आप 10 दिन की पिछली बात छोड़ दीजिए, मैं आज की बात बता रहा हूँ, कभी इतने एमएलए सच्चे होते तो प्रताप ये अपना प्रकाश सुर्वे आदित्य साहब को हाउस के अंदर मिला, आदित्य साहब ने बोले तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब हलीम साहब कहां बात कर रहे हैं? हलीम साहब कहां बात कर रहे हैं? देखिए, सरकार बनने के बाद आज शिवसेना का जो एक एमएलए है वो आज भी एक तरह से संतोष बांगड़ जो है उन्होंने आज वो भी शिवसेना छोड़कर चले गए। तो कहां बात कर रहे हैं हलीम साहब? किस बात ये करना चाहता हूं, खरीदी जब पैसा मिल रहा है, 20 करोड़ से बोली चालू हुई, 65 करोड़ तक बोली पहुंची, हर कोई जानता है। किसे ईडी का दिखाया गया धमकी, किसको सीटेगा। और जो शरद पवार जी ने और संजय राउत जी ने बोला है 6 महीने में, वाकई में सरकार 6 महीने चला के दिखा ले, क्योंकि अभी तो इसके बाद मिनिस्ट्री बांटना बाकी है। आपने सबसे पहले मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बना दिया, मतलब गांव का ठाकुर तो बना दिया, हाथ नहीं दिया। देवेंद्र जो 2.5 साल से एक विकल्प के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, ये पूरी राजनीति, क्योंकि कल को बुरा हुआ तो बोलेंगे एकनाथ शिंदे का हुआ, ठीक है। और अच्छा हुआ श्वेता जी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद मैं पवन जी आपके पास भी आ रहा हूं। जी श्वेता जी जल्दी से, बहुत मुख्तसर में अपनी बात करिए। देखिए ऐसा है, कोविड में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कहाँ, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मरीज कहाँ थे? महाराष्ट्र में थे। सबसे ज्यादा मौतें कहाँ हुई? महाराष्ट्र में हुई। आपका हैंडल भी किया गया, हैंडल भी किया गया, लेकिन रास्ते में नहीं छोड़ दिया गया, आप रोड पे जलाने नहीं छोड़ दिया गया। अब देखिए, अब कोरोना के दौर में मत जाइए, नहीं ठीक है, अब कोरोना के दौर में मत जाइए। देखिए अब बात इसीलिए की जा रही है। ठीक है श्वेता जी बात हो गई, देखिए बात हो गई, डिबेट में टाइम कम है। 2.5 साल सरकार क्या, श्वेता जी बात हो गई, हलीम साहब बात हो गई, मैं दोबारा से आऊंगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर हुसैन साहब हैं, जो कि जाकिर हुसैन साहब हैं, जो कि शिंदे सरकार के सपोर्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाकिर हुसैन साहब आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं पवन पांडे जी आपके पास आऊंगा। पांडे जी सवाल यह भी उठ रहा है कि सरकार चली गई महाविकास अघाड़ी की, तो क्या महाविकास अघाड़ी रहेगी? यानी एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना की जो यूनिटी थी, उसका जो अलायंस था, क्या वो रहेगा? तो खत्म हो चुका है उनका, रहेगी, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार ने इनका, सुन तो लीजिए, पतन तो आपका नैतिक पतन हुआ है, पूरे देश की जनता ने देखा है, महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। और अभी जो आपने अपना नैतिक पतन करके जो लालच की एक सरकार आप लोगों ने बनाई है, इसका नतीजा आपको आने वाले 6 महीने में, जो हमारे नेता ने कहा है, वो देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा नतीजा आपको विधानसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन मैं अभी उस पर पढ़ना नहीं चाहता। मैं जो हमारी बहन कह रही है, वो डेवलपमेंट की बात कर रही, बहुत सारी बात उन्होंने कही, मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, आज हम सबको इस बारे में भी चर्चा करनी चाहिए कि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में बैठ के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जी रहे हैं, और उसके रक्षा करने की बात हो रही है। और एक ऐसी सरकार केंद्र में बैठ गई है, और ऐसे लोगों का एक समूह हो गया है जो कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को लगातार धराशायी करने का काम कर रही है। इस पर ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। आप देखिए कि स्वतंत्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष लगातार इसके बारे में सवाल उठा रहा है, इस पर ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। इन्होंने कहा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। क्या ये सरकार डेवलपमेंट नहीं होने के चलते गिरी है कि खरीद फरोख्त के चलते गिरी है? क्या ये सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल दुरुपयोग के कारण क्या नहीं गिरी है? क्या इस पर ये लोग नहीं कहेंगे? नहीं, अब पवन पांडे जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पवन पांडे जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बार बार अपोजिशन यही कहता है कि बीजेपी डरा धमका कर सियासत करती है, और जो एमएलएज होती है उनकी खरीदो फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग होती है। मेरा सवाल यह कि आप लोग या अपोजिशन अपने एमएलएज को रोक क्यों नहीं पाते हैं?
आप उन्हें क्यों नहीं रोक पाते? आप में इतनी मजबूती क्यों नहीं होती है? देखिए, परिवार पे आ जाएंगे, उसके परिवार को जेल में डालने की बात करेंगे। मैं हलीम साहब एक करके बात कर जी। देखिए जी देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। ये आखिर क्यों नहीं रुक पा रहा? उसका कारण ये है कि आप जब देखेंगे कि जब भी कोई हमारे एमपी एमएलए कोई भी होते हैं बन के आते हैं, आज जितनी भी स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष पे हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये बताइए, उनको क्यों डराया जा रहा है? ये बताइए। देखिए, आज जो लोगों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को जो अलग किया जा रहा है, उसमें इनकी कितनी भूमिका है? आज जो महाराष्ट्र में सरकार गिरी, उसमें इनकी कितनी भूमिका है, उसको देखिए। तो ये कहना कि आप अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहना कि उनके ऊपर किस तरीका का दबाव डाला जा रहा है एक लोकतंत्र में, इस पे चर्चा होनी चाहिए। चलिए, तो इसके लिए अपोजिशन को आवाज उठानी चाहिए, इसके लिए अपोजिशन को सड़कों पर आना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गोवा हो और अब महाराष्ट्र, ये बहुत बड़ा नासूर बनता जा रहा है। अपोजिशन अभी भी ड्राइंग रूम से अपनी सियासत कर रहा है। मैं श्वेता जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। हाजी अलीम साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले जाकिर हुसैन साहब को डिबेट में जोड़ लेता हूं। जाकिर साहब, सरकार आपकी बन गई, शिंदे साहब की महाराष्ट्र में सरकार है, लेकिन शरद पवार जी ने दावा किया है कि 6 महीने से ज्यादा ये लोग रहने वाले नहीं है, मजबूती नहीं है, नाराजगी बहुत है, अंदर खाने बड़े झगड़े हैं इनमें। ये गलत बात है कि ये पूरा सरकार पूरा 2.5 साल पूरा चलाएगी, इससे कोई उचित नहीं है। पूरा 2.5 साल चलाएगी नहीं तो किस तरह से चलाएंगे? फडणवीस जी मेजोरिटी है जी हमारा बीजेपी का और शिवसेना का जो युति सरकार अभी जो बनी है, इस बनी में इसको पूरा टोटल मेजोरिटी स्थापित कर चुके हैं, तो फिर इससे पूरा इसी तरीके से हम पूरा निभाएंगे। और जो लोग नाराज हैं क्योंकि अभी देखिए आपके यहाँ मंत्रालय मिले नहीं है, मिनिस्ट्री अभी मिली नहीं है, अभी पोर्टफोलियो मिला नहीं है, तो अब नाराजगी तो अभी होगी ना। अभी तो ये शुरुआत है जाकिर साहब। हाँ बराबर शुरुआत है, लेकिन जो भी नाराज है वो पूरे एक ही रस्ते में आ जाएंगे। आज नाराज है, कल नाराज नहीं रहेंगे। चलिए ठीक है। हलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? श्वेता जी उसके बाद आ रहा हूं। हलीम साहब, सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ जाकिर भाई को, आप ये जो शिवसेना की सरकार नहीं बोलना, ये बोलना एकनाथ शिंदे की सरकार, क्योंकि शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है, उनके पुत्र उद्धव साहब ठाकरे की है। सबसे पहली बात, इसलिए आज तक के 50 विधायक जो भागी है, क्यों बाला साहब का नाम ले रहे? बोल देना हमने उद्धव साहब के लड़के उद्धव साहब से गद्दारी की, आदित्य साहब से गद्दारी की है, हम है ना, उसके बाद भी बाला साहब का कैसे नाम लेते हो? आपने उनके पुत्र से गद्दारी की, उनके परिवार से गद्दारी की है, पर उनको पता है जिस दिन बाला साहब का नाम हट जाएगा इनकी सियासत जीरो हो जाएगी, इसीलिए बाला साहब को लेकर चला जा रहा है। और इसके पहले देखा जाए तो राणा नाने जी, इसके पहले राज ठाकरे जी, सबने बाला साहब का नाम यूज किया है। क्यों? क्योंकि बाला साहब महाराष्ट्र में ऐसे नेता है जिसके पास मराठी का पक्का वोटर कैडर बोला जाता है, जो नेता बनाता है। एमएलए तो आज है, 5 साल बाद नहीं है, पर जो कैडर है महाराष्ट्र में बाला साहब का दी सैनिक, जिसको शिव सैनिक कहते हैं, वो हमेशा बाला साहब के साथ ही गया है। नहीं, ये भी बड़ी बहुत दिलचस्प बात है। जाकिर हुसैन साहब इसका जवाब देंगे। शिवसैनिक सरकार कहेंगे, शिंदे सरकार कहेंगे? जाकिर हुसैन जी, सरकार है शिवसेना सरकार है। क्यों? नहीं, शिवसेना का नाम नहीं मान पड़िए। शिवसेना कभी गद्दार नहीं होते, छुरा नहीं भोगते, इतना याद रखना। कभी पीठ पे छुरा नहीं भोगेगा। शिवसेना पार्टी में एक ही परिवार वाला आना चाहिए क्या? दूसरा कोई नेता नहीं बनना चाहिए? नहीं, परिवार की बात ही नहीं है ना, ये पार्टी ऐसी है, इसका एक ही फतवा निकलता है मातोश्री से, वो पूरा महाराष्ट्र जानता है। ये आज की बात नहीं है, जब बाला साहब का टाइम की बात है। ये कोई ऐसा नहीं बोलते परिवार पार्टी, ये बाला साहब को पूरा पक्ष मानते हैं, लोग मानते हैं, वो उनके शिवसैनिक है, उनके कैडर है। नहीं, मेरा कहना ये है, आप ये आखिरी भाषण में बाला साहब का भाषण था, आपने कैसे मुझे संभाला, मैं आपको उद्धव को नहीं दे रहा, आप उद्धव को संभालिए, आदित्य साहब को संभालिए। उसके बाद शिवसैनिक अपने हाथ में उद्धव साहब और आदित्य साहब को लिए। नहीं, ये देखिए एक बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है, क्योंकि शिंदे हर जगह बाला साहब का जिक्र करते हैं और शिवसेना का जिक्र करते हैं, शिवसैनिक होने का दावा करते हैं, लेकिन अब इसमें जो तकरार है, इस मसले का हल कैसे होगा? श्वेता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? श्वेता, शालिनी जी।
देखिए, पहले मैं पवन जी की बात का उत्तर देना चाहूंगी। पवन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई ये देखिए, ये लोग आए हैं, अब ये गलत से आ गए वगैरह वगैरह। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मतदाता प्री पोल अलायंस था किसका? ये मैंडेट चोरी किसने किया? पहले मैंडेट आप लोगों ने चोरी किया। हम महाराष्ट्र की जनता ने प्री पोल अलायंस में शिवसेना और बीजेपी को मतदान दिया था। खैर, वो दूसरी बात पे आती हूँ। ये कह रहे हैं कि भैया ईडी से सब डरा धमका के ये लोग इकट्ठा करते हैं। भाई, तो आपके लोग ऐसा काम क्यों करते हैं कि ईडी से उनको डरना पड़े? और यदि करते हैं तो अब अपने लोग आप संभाल के रखिए, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे काम किए पिछले 2.5 साल में भी, जो अब आपको ईडी से डरना पड़े। और नहीं समझने वाले लोग आपकी पार्टी में भी है, पहले चेक कर लीजिए। ईडी के पास 2 केस थे, 2014 से लेकर 2022 तक 4000 केस है। मैं किसी के बीच में बोलती नहीं। सुन लीजिए पवन जी, सुनिए, हलीम साहब सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ जी, बात पूरी कर लीजिए। पहली बार आपके डिबेट में आई हूँ अबू साहब, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं बिल्कुल बोलिए। मैं हाजी भाई के का प्रश्न का उत्तर दे दूं। देखिए क्या है, बाला साहब ठाकरे बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन जब आज एकनाथ शिंदे जी बाला साहब का नाम लेते हैं तो उनके विचारों का नाम लेते हैं। उद्धव जी उनके बेटे रहे, लेकिन जब उन्होंने विचार ही छोड़ दिए पे छुरा भी तो भोग दिया श्वेता जी, ये भी तो एक्सेप्ट कीजिए बाला साहब के पुत्र को। के बाद आज एकनाथ शिंदे जी शिव सैनिक कहलाने लायक इसलिए है। चलिए ठीक है, हलीम साहब अब जवाब दे रहे हैं। हलीम साहब जवाब दीजिए, फिर मैं पवन पांडे जी आ रहा हूँ। हलीम साहब अब जवाब दीजिए जल्दी से। जी, मैं अपनी बहन श्वेता जी को पहले बताना चाहता हूँ, आप बोलते ऐसा काम क्यों करते? इसके पहले भी इस देश में ईडी थी, इसके पहले भी इस देश में ईडी थी। 2004 से 2014 तक ईडी के पास 2 मामले थे, और 2014 से लेकर 2022 तक 4000 मामले। इसका मतलब आपने सेंट्रल एजेंसी को यूज किया गया, इस देश की डेमोक्रेसी खत्म करने के यूज किया गया। पर यह है ना, हिटलर शाही है, ये हिटलर शाही भी देख ले। आज जर्मनी आप चले जाइए, हिटलर का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। एक वक्त आएगा हिंदुस्तान में मोदी और अमित शाह का कोई नाम नहीं लेगा, क्योंकि ये राजनीति तोड़ मड़ोड़ की राजनीति नहीं चाहिए हिंदुस्तान को। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। कभी आप देश का विकास करिए तो हर कोई आपके साथ है, और आपके पास एजेंडा है। लेकिन फिलहाल हाजी हलीम खान साहब फिलहाल तो जो मसला महाराष्ट्र में है शिवसेना को लेकर, उसकी फिक्र तो ठाकरे साहब को करनी चाहिए, उद्धव ठाकरे जी को, क्योंकि शिंदे अब उसी शिवसेना पर एक तरह से दावा कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं, पर इनको ये नहीं पता 11 नेता होते हैं जो शिवसेना पार्टी में, जिसमें 9 नेता उद्धव साहब को समन पर दिए थे, तो इनकी पार्टी कहां से हुई है? मैं आज भी बोलता हूँ एकनाथ शिंदे जी को, आप कभी इतने स्ट्रांग लीडर बनते हो, आपको पूरा हिंदुस्तान जानता है। आज आप बाला साहब का फोटो हटा दीजिए और राजनीति कर लीजिए, कितने दिन तक आपकी राजनीति चलेगी? बीजेपी के साथ हम भी देखते, आप सिर्फ एक ही बात करते हैं, हिंदुत्व। बाला साहब भी हिंदुत्व थे, पर बाला साहब का हिंदुत्व क्या था ये किसी को पता है? बाला साहब का हिंदुत्व ये था, इस देश में जो रहता है, इससे प्यार करता है, वो हिंदू मेरा है, और इस देश से रह के गद्दारी करे। मैं पवन पांडे जी, अब डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं, शिवसेना से आगे बढ़ाते हैं डिबेट को। पवन पांडे जी, अब नई सरकार बनी है, आप लोग अपोजिशन में, मतलब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना एक तरह से अपोजिशन में, किस तरह से चैलेंज खड़ा करेंगे इस सरकार के लिए, आवाम के लिए? ये सरकार किस तरह से काम करे, या शरद पवार जी ने जो कहा है कि 6 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी, तो उसके लिए किस तरह से अपनी तैयारी आप लोग कर रहे हैं? सरकार को तो अपने आप ही गिरना है, क्योंकि माने अति महत्वाकांक्षी और लालच से भरे हुए लोगों ने एक गठबंधन बना लिया। ये वही लोग हैं जो कि 2.5 साल सत्ता में रहे हैं। अब इनके पास भी मंत्रालय था, अचानक से इनको उससे बड़ी लालच दी गई और इन लोगों ने धोखा करके इस सरकार को गिराने का काम किया। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर जो ईडी का चार्जेस वगैरह लगा है, अभी जो जांच हो रही थी, अब भविष्य में उसका क्या होगा, इसका जवाब हमारी बहन जो भाजपा से उनको कहनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए। रह गई चैलेंज की बात, तो हम लोग विपक्ष में एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जनता का जो काम सरकार को करनी है वो हम लोग इस सरकार से करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग इनको छोड़ने वाले नहीं है। जिस तरीका का इन लोगों ने आडंबर बनाया है, जिस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं कि भाई 2.5 साल में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब हम लोग इनसे पूछेंगे कि 2.5 साल में आप करके दिखाओ। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब, जाकिर हुसैन साहब, सरकार के सामने बहुत चैलेंज होंगे। बीजेपी के साथ आप अलायंस में गए हैं, सबको साथ में लेकर शिंदे साहब को चलना होगा, ये छोटा चैलेंज नहीं है।
चलेंगे। श्वेता जी, अलग अलग विचार पार्टी वाले, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस से अलग अलग विचार रहते हुए भी जब 2.5 साल तक ये सत्ता चली है, तो हिंदुत्व का एक पार्टी एक हलीम साहब आ रहा हूं मैं, एक करके आ रहा हूं सबके पास जी। नहीं तो जो शिवसैनिक अपने आप को कहते हैं, जो शिवसेना में पैठ कैसे बनाएंगे शिंदे, वो अपने किस तरह से अपनी पकड़ मजबूत करेंगे? अभी आगे चल के देखेंगे, जरूर करेंगे, पकड़ करेंगे, जरूर करेंगे, आगे चलते उसको देखते कैसा करेंगे, क्या करेंगे, हमारे साथ जीत के रहेंगे। चलिए ठीक है। श्वेता जी, अलायंस की सरकार है, शिंदे ग्रुप और इसके अलावा बीजेपी की सरकार बनी है, और जाहिर सी बात है बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाते हुए फडणवीस जी ने सीएम बनाया शिंदे जी को। क्या लगता है कि एक सरकार के अंदर मजबूती रहेगी? क्योंकि खबर यह भी आ रही थी कि फडणवीस जो फैसला हुआ है, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, उसे लेकर नाराजगी है कहीं ना कहीं अंदर। देखिए, ऐसा है, ये जग जाहिर है, ये बात सबको पता है कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि मैं बाहर से सपोर्ट करूंगा, और उसके बाद मोदी जी हायर कमान ने ये ऑर्डर दिया और इसलिए उनको डिप्टी सीएम का पद संभालना पड़ा। तो ये भी बात सही है कि वो खुश नहीं थे, मैं ये नहीं कहूंगी नाराज थे, खुश नहीं थे। और मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए ये एक नसीहत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमेशा ये बात कहते हैं कि हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, पक्ष उसके बाद है, और अपनी सोच उसके नीचे है। तो इसीलिए हमें तो वो उन्होंने सिखाया ही है कि पक्ष के आदेश का आपको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब उद्धव ठाकरे जी कह रहे थे कि बीजेपी अगर उनकी बात मान लेती तो यही फॉर्मूले पे होता। अब बीजेपी को तो 2.5 साल भी नहीं मिले। उद्धव ठाकरे जी 2.5 साल सरकार में रहे सीएम, और अब शिंदे जी हैं, तो बीजेपी को तो कुछ मिला नहीं। ऐसा है अबू जी, मैं तो यही कह रही हूँ कि 2.5 साल पहले अगर उद्धव जी ने फोन कर लिया होता, बीजेपी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही, देवेंद्र जी का फोन उठा लिया होता, तो शायद अभी वो 5 साल तक रहते। नहीं तो, क्योंकि हम तो सत्ता के भोगी कभी थे ही नहीं, हमें तो सत्ता चाहिए ही नहीं थी। ये तो यही बात तो देवेंद्र, इसीलिए आपने मध्य प्रदेश में तोड़ मरोड़ की राजनीति की। तोड़ मरोड़ करने की जरूरत हलीम साहब छोड़ के चले गए, आपके सारे हलीम खान साहब जवाब दे रहे हैं, हलीम खान साहब जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले मेरी बहन श्वेता जी को ये बोलना चाहूंगा, आप बोलते हैं हमको सत्ता की जरूरत नहीं है, तो आपने गोवा में क्यों तोड़ा, क्यों मध्य प्रदेश में तोड़ा, क्यों कर्नाटक में तोड़ा? हाँ, क्योंकि आप लोग को सत्ता चाहिए, देश कहीं भी जाए। और आपको रही मेरी बहन श्वेता बहन मेरी, आप भी देख लेना, 2 साल बाद जनता जवाब देगी। नहीं, महाराष्ट्र में हलीम साहब देखिए, हर जगह इन्होंने लालच दिखाई, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा में, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार आ रही थी, सब कुछ इनके अपने पाले में था, लेकिन शिंदे की तरफ कर दिया। इसे किस तरह देखेंगे? यहां तो लालच नहीं दिखाया बीजेपी ने। अच्छा सवाल है आपका, ये सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। ये शिंदे की तरफ इसके लिए किया गया क्योंकि ये मराठी कार्ड खेले, मराठी को मराठी से लड़ाया गया, क्योंकि इनको पता है कभी और कोई मुख्यमंत्री बनता तो महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट नहीं करती थी, हर कितना नुकसान होता था, वो हिसाब से मराठी कार्ड खेले। पर इनको आज भी ये क्यों खेला गया ये भी आपको बताता हूँ अबू जी, क्योंकि कल को 6 महीने यही तो सियासत है। हाँ जी हलीम साहब, यही तो सियासत है, यही तो सियासत है जी। तो गिरेगी सरकार तो बोलेगा हमारा क्या, तो एक शिंदे आया था बाहर से, वापस चले गए। हम अब अपोजिशन इस सियासत को समझ नहीं पा रहा है, अपोजिशन इस सियासत को समझ नहीं पा रहा है। हाँ, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना जो है जी। आगे का खेल अबू जी, ये जब सरकार गिरेगी तो बोलेंगे ये बीजेपी एक तीर से कई निशाने, बीजेपी ने श्वेता जी एक तीर से कई निशाने साधे महाराष्ट्र में। हाँ श्वेता जी, उनको पता था महाविकास आघाड़ी बहुत मजबूत निशाने साधे हैं कि एक बार एकनाथ शिंदे जी को बैठाने के बाद हमने पहली चीज ये कह दिया है कि भाई हम ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, ये कह दिया है कि हमें सत्ता नहीं चाहिए थी, हमें कभी भी सत्ता का मोह नहीं था। तीसरी चीज ये भी कह दिया है कि बाला साहब हमारे लिए कितने जरूरी थे, क्योंकि बाला साहब जब कहते थे कि एक शिव सैनिक बिठाएंगे, वो हमने करके दिखाया। उनके स्वयं बेटे को जब मौका मिला तब उन्होंने एक आम शिव सैनिक को बैठने नहीं दिया। हमने ये कह के दिखा दिया, कह रहे हैं कि भैया परिवारवाद ही होना चाहिए, शिव सैनिक के ऊपर तो स्टैंप होना चाहिए मातोश्री का। हमने कहा है कि आम आदमी की सरकार होती है और आम रिक्शा चालक भी बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए श्वेता जी, अभी ये इब्तिदाई इश्क है, ये एक तरह से शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। और शरद पवार ने जो दावा किया है, बहुत मंझे हुए, बहुत तजुर्बेकार सियासतदान है महाराष्ट्र की सियासत में, क्या उन्होंने जो भविष्यवाणी की है, जो बात कही है, वो सच साबित होती है, ये भी देखना होगा। या बीजेपी और शिंदे ग्रुप के दरमियान किस तरह से मजबूती रहेगी, शिवसेना की जो तकरार है इसमें आगे चलकर क्या होगा, बहुत सी चीजें हैं। अभी महाराष्ट्र की सरकार में एक नई सरकार, एक नया चेहरा जरूर मिल गया है, लेकिन चैलेंजेस बहुत से हैं।
इम्तिहान उद्धव के सामने भी है और शिंदे के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, शालिनी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर पवन पांडे जी, हाजी हलीम साहब, जाकिर हुसैन साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।